विद ट्रूथ, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ एक स्टोरी अपने बारे में, जो उन्होंने इसे ऑटोबायोग्राफी के रूप में हम लोग जानते हैं। इस बुक के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये उनके द्वारा लिखा हुआ मूल लैंग्वेज गुजराती में था, जिसे इंग्लिश और हिंदी में बाद में कन्वर्ट किया गया। इस बुक को 5 खंडों में बांटा गया था, जो पहले 2 बुक के रूप में आता था, जो अब इसे एक बुक में कंपाइल किया गया है। ऐसे 5 भाग को एक छोटी छोटी कहानियों के रूप में पिरोया गया है, जिसमें हर एक भाग में लगभग किसी में 20, किसी में 25 इस तरह का कहानी छोटी छोटी कहानियों के रूप में दिखाया गया है, जिसमें जन्म से लेके उनके दक्षिण अफ्रीका तक जाने के लिए उनके द्वारा दक्षिण अफ्रीका में कैसी तैयारी की गई, उनके दक्षिण अफ्रीका में कैसे व्यवहार किए गए, कांग्रेस के बारे में, उनके शिक्षा दीक्षा के बारे में, सत्याग्रह के बारे में, उनका अनुभव के बारे में और बहुत सारी बातें इसमें पिरोया गया है। तो आज हम पहले खंड से तैयारी करेंगे और जानना चाहेंगे कैसे उनका जीवन संघर्ष चला और उनके जीवनी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज खंड 1 से जन्म और लालन पालन। गांधी परिवार बनिया जाति के और मूल रूप से आढ़ती थे, लेकिन पिछली 3 पीढ़ियों से कई काठियावाड़ राज्यों में प्रधानमंत्री पद पर रहे। उत्तम चंद गांधी उर्फ ओटा गांधी, जो मेरे दादाजी थे, निश्चित रूप से सिद्धांतवादी पुरुष रहे होंगे। राज में हो रहे साजिशों ने उन्हें पोरबंदर, जहाँ पर वे दीवान थे, छोड़ने और जूनागढ़ में पनाह लेने के लिए मजबूर किया होगा। जूनागढ़ के नवाब को उन्होंने बाएं हाथ से सलामी दी। वहाँ उपस्थिति किसी व्यक्ति ने उनकी इस प्रत्यक्ष बदतमीजी पर उनको स्पष्टीकरण जानना चाहा, तो उनका जवाब उन्होंने इन शब्दों में दिया: दाहिना हाथ पहले से ही पोरबंदर में समर्पित हो चुका है। ओटा गांधी, जो उनके दादाजी थे, ओटा गांधी ने पहले पत्नी के निधन के बाद दूसरा बार विवाह किया। पहली पत्नी से उन्हें 4 और दूसरी पत्नी से 2 पुत्र हुए। मुझे नहीं लगता कि बचपन में मुझे इसका लेश मात्र भी भान नहीं हुआ। ओट गांधी के ये पुत्र एक माँ के नहीं थे। इन 6 भाइयों में 5वें पुत्र करमचंद गांधी उर्फ काबा गांधी और 6ठे पुत्र तुलसीदास गांधी थे। ये दोनों पुत्र पोरबंदर में एक के बाद एक करके प्रधानमंत्री रहे। काबा गांधी मेरे पिताजी थे। वे राजस्थानिक न्यायालय के सदस्य थे। यह पद अब मौजूद नहीं है, लेकिन उन दिनों यह एक अत्यंत प्रभावशाली संस्था थी, जो मुखियाओं और उनकी जाति के साथ व्यक्तियों के विवादों को निपटाने का काम करती थी। कुछ समय के लिए वे राजकोट और उसके बाद वानकेनेर के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने अपनी मृत्यु के समय वे राजकोट राज्य के पेंशन पा रहे थे। काबा गांधी ने अपनी हर पत्नी की मृत्यु के उपरांत एक के बाद एक 4 विवाह किए। पहले और दूसरे विवाह ने उन्हें 2 कन्याएं प्राप्त हुई। उनकी अंतिम पत्नी पुतलीबाई से उन्हें 1 पुत्री और 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई। मैं उनमें सबसे छोटा था। मेरे पिता को अपनी जाति से बहुत प्रेम था। वे सत्यवादी, बहादुर और उदार प्रकृति के थे, लेकिन बहुत शीघ्र ही क्रोधित होने वाला स्वभाव के थे। एक निश्चित समय तक वे भोल विलास की तरफ आकर्षित हो गए होंगे। इसी वजह से उन्होंने चौथी बार तब विवाह किया जब उनकी उम्र 40 वर्ष की थी। लेकिन इसके साथ वे अपने परिवार के बीच ईमानदारी के लिए, इसके साथ बाहर भी अपनी कठोर निष्पक्षता के लिए जाने जाते हैं। अपनी राज्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जग जाहिर थी। एक सहायक राजनीतिक प्रतिनिधि ने राजकोट के उनके मुखिया ठाकुर साहब के प्रति अपमान भरे शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने उठकर इसका प्रतिवाद किया। प्रतिनिधि बहुत क्रोधित हो गया और उसने काबा गांधी से माफ़ी मांगने के लिए कहा। इनके इनकार करने पर कुछ घंटों के लिए उन्हें कैद में रखा गया, लेकिन जब प्रतिनिधि ने देखा कि काबा गांधी टस से मस नहीं हुए, तब उसने उन्हें आज़ाद करने का आदेश दिया। मेरे पिताजी एक धन संपदा एकत्रित करने का लेश मात्र भी लक्ष्य नहीं रहा था। उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत थोड़ा ही थोड़ा छोड़ा था। अनुभव के अलावा उनके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें गुजराती माध्यम में 5वीं कक्षा तक ही शिक्षित कहा जा सकता है। इतिहास और भूगोल के बारे में
उन्हें कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उनका व्यवहारिक मामलों में समृद्ध अनुभव उन्हें उच्च स्तर का बनाता था, जहाँ वे अत्यंत गहन प्रश्नों को सरलता से उत्तर बताते और सैकड़ों व्यक्तियों का कुशलता से संचालन कर सकते थे। धार्मिक प्रशिक्षण भी उनका नाम मात्र का था, लेकिन जिस प्रकार धार्मिक संस्कृति, जिसमें मंदिरों में अक्सर जाना और हिंदियों के उपलब्ध विभिन्न धार्मिक प्रवचनों की उपलब्धता उन्हें मिली थी, उसमें वे समृद्ध थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में परिवार के एक मित्र के प्रोत्साहन पर उन्होंने गीता पढ़नी शुरू कर दी थी। प्रार्थना के समय वो इसके कुछ श्लोक को प्रतिदिन जोर जोर से बार बार गाते थे। मेरे स्मृति में मेरी माँ की याद उनके साधु स्वरूप को अद्भुत छाप के रूप में है। वे अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वे बिना अपनी नियमित प्रार्थना के कुछ ग्रहण नहीं करती थी। वैष्णव मंदिर, हवेली जाना उनको नियमित कर्तव्यों में शामिल था। जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने कभी अपनी चतुर्मास नहीं छोड़ा। वे सबसे कठिन प्रण लेती और उन्हें बिना किसी परेशानी को पूरा करती। किसी भी प्रकार की बीमारी से में भी वो इसमें कोई ढील या समझौता नहीं करती थी। मुझे याद है, एक बार माँ चंद्रयान वचन लेते समय वे बीमार पड़ गई थी, लेकिन व्रत के नियम पालन में उन्होंने कोई अनियमितता नहीं अपनाई। उनके लिए 2 या 3 उपवास लगातार रखना कुछ नया नहीं था। चतुर्मास के दिनों में केवल एक बार ही भोजन ग्रहण करती थी। इसमें भी वे संतुष्ट नहीं होती तो चतुर्मास में वो एक दिन छोड़कर उपवास रखती थी। एक बार तो चतुर्मास में उन्होंने बिना सूर्य दर्शन के भोजन न करने का प्रण लिया था। उन दोनों सूर्य को दिखने की खबर अपनी माँ को बताने के लिए हम सब बच्चे खड़े होकर आकाश को निहारते रहते। यह बात सबको विदित थी। घनी वर्षा के मौसम में सूर्य अपना चेहरा अक्सर नहीं दिखाता है। मुझे उन दिनों की बात याद है जब अचानक उसके दिखने पर हम दौड़कर माँ को बताने जाते। वे भी दौड़कर सूर्य को अपनी आंखों से देखनी आती, लेकिन जब तक भगौर सूरज गायब हो जाता, इस कारण माँ भोजन से वंचित रह जाती। वे खुशी खुशी कहती, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ईश्वर नहीं चाहता कि मैं आज भोजन करूं, और फिर वे वापस अपने कर्तव्यों को पूरा करने में व्यस्त हो जाती। माँ के व्यवहारिक बुद्धि बहुत गहन थी। उन्हें राज के सभी विषयों को ज्ञान था और न्यायालय के सभी स्त्रियां उनकी बुद्धिमत्ता के कायल थी। अक्सर मैं अपने बालपन का लाभ उठाते हुए उनके साथ जाया करता था और मुझे अभी तक याद है वे ठाकुर साहब की विधवा माँ के साथ बहुत जीवन चर्चित में शामिल रहती। ऐसे माता पिता मेरे जन्म पोरबंदर में, जिसे सुदामापुरी भी कहा जाता है, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। मैंने अपने बचपन पोरबंदर में गुजारा। मुझे याद है वहाँ मेरा स्कूल में दाखिला कराया गया था। बहुत मुश्किल से मैं पहाड़े याद कर पाया था। मुझे उन दिनों की ज़्यादा याद नहीं, सिवा इसके लिए अन्य लड़कों की संगत में मैंने अपने शिक्षकों को विभिन्न नामों से पुकारना सीख लिया था। इससे स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि मेरी बुद्धि मंद थी और मेरी स्मृति कच्ची थी। अब इसी कहानी में दूसरा भाग, जिसमें मैंने अभी पहला भाग पढ़ा, उसमें जन्म और लालन पालन के बारे में बताया गया था। सेकेंड भाग में बाल अवस्था के बारे में बताया गया है। बाल अवस्था। मेरी उम्र 7 वर्ष की रही होगी जब मेरे पिताजी ने राजकोट के राजस्थानी न्यायालय का सदस्य बनने के लिए पोरबंदर छोड़ दिया। वहाँ प्राइमरी और प्राथमिक स्कूल में मेरा दाखिला करवाया और मैं भली भांति वहाँ के अध्यापकों को नाम और उनकी अन्य विशेषताओं को याद कर सकता हूँ। पोरबंदर की तरह यहाँ पर भी मेरी पढ़ाई कुछ विशिष्ट नहीं रही। मैं एक औसत दर्ज के छात्र ही हो सकता था। इस स्कूल के बाद मैंने उपनगरीय स्कूल गया और फिर हाई स्कूल में। मैं 12 वर्ष का हो गया था। मुझे याद नहीं कि कभी मैंने झूठ बोला हो, चाहे वो मेरे अध्यापक रहे हों या मेरे सहपाठी। मैं बहुत शर्मीली प्रकृति का था और किसी भी प्रकार के साथ से बचता फिरता था। मेरी पुस्तकें और मेरे पाठ ही मेरे एकमात्र साथी हुआ करते थे। स्कूल में एकदम समय पर पहुंचना और जैसे ही स्कूल ख़त्म होता मैं सीधे घर की तरफ दौड़ जाता। यह मेरी दिनचर्या थी। मैं तुरंत वापस जाने के लिए भागता क्योंकि मैं किसी से बात करना सहन नहीं कर सकता था। मुझे यह भी डर लगा रहता कि कहीं कोई मेरा मजाक न उड़ा दे। हाई स्कूल के प्रथम वर्ष की परीक्षा के दौरान मेरे साथ घटी एक घटना बताने योग्य है। मिस्टर गाइडल्स, जो शिक्षा निरीक्षक थे, वे निरीक्षण करने आए। उन्होंने हम सबको 5 शब्द वर्तनी अभ्यास के तौर पर दिए। उनमें से एक शब्द था केटल। मैंने उसे गलत तरीके से लिखा। अध्यापक ने मुझे गलती सही करने के लिए अपने जूते की नोक दिखाते उकसाया, लेकिन वे मुझे प्रभावित नहीं कर पाए। यह मेरी समझ से बाहर था कि वे मुझे अपने पड़ोसी की स्लेट देकर अपनी गलती सुधारने की ओर इशारा कर रहे थे।
मुझे लगा था कि अध्यापक वहाँ पर नकल ना करने के निरीक्षण कर रहे हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि मुझे छोड़कर सभी छात्रों ने हर शब्द को सही तरीके से लिखा था। केवल मैं ही वहाँ एक महाबेवकूफ़ था। अध्यापक ने बाद में भी कोशिश की कि मैं बेवकूफ़ी करने से बचूँ, लेकिन इन सब का नतीजा शून्य रहा। मैं नकल करने की कला को कभी नहीं सीख पाया। इस घटना के बाद मेरे आदर अपने अध्यापक के प्रति कम नहीं हुआ। बड़ों की गलतियों को अनदेखा करना मेरी आदत थी। बाद में मुझे अपने इस अध्यापक की अनेक कमियों के बारे में पता चला। इसके बावजूद भी मेरी श्रद्धा उनके प्रति कम नहीं हुई, क्योंकि मुझे बड़ों की आज्ञा का पालन करना सिखाया गया था, उनके कार्यों को छानबीन करना नहीं। इसी दौरान ये 2 घटनाएँ मेरी यादों में हमेशा जुड़ी रही। आमतौर पर नियमानुसार अपने पाठ्य पुस्तकों के अलावा किसी अन्य पठन सामग्री को पढ़ने में मेरी रुचि नहीं थी। प्रतिदिन दिए गए अभ्यासों को करना ही था, क्योंकि मुझे अध्यापक के द्वारा प्रताड़ित किया जाना उतना ही नापसंद था जितना उन्हें किसी प्रकार का धोखा देना। इस प्रकार मैं अपने पाठ का अभ्यास तो करता, मगर मेरे ध्यान को उनको करने में नहीं रहता, इसलिए पाठ को सही ढंग से याद नहीं कर पाता था। तब भी इस पाठ को अधिक पढ़ने का कोई प्रश्न नहीं होता था। एक बार मेरे पिता ने खरीदी गई एक पुस्तक मेरी नज़र पड़ी। यह थी सरवन की ऋत भक्ति। मैंने इसे अत्यंत रुचि के साथ पढ़ा। इसी दौरान चलते फिरते खेल दिखाने वाला हमारे घर आया। मुझे दिखाई गई तस्वीरों में एक तस्वीर थी जिसमें सरवन कंधे में झूले की तरह लटकाए गए पलड़ों में अपने माता पिता को उठाए हुए था। पुस्तक और तस्वीर ने मेरे मन में अमिट छाप छोड़ी। मैंने स्वयं से कहा, यह एक उदाहरण है जिसे मुझे अपनाना चाहिए। सरवन की मृत्यु पर उसके माता पिता का करुण रुद्र मेरे मन में अभी भी सजीव और ताज़ा है। इसके अंदर तक पिघला देने वाली धुन ने मुझे बहुत विचलित किया। फिर मैंने इस धुन को अपने छोटे से बाजे पर बजाया जिसे मेरे पिताजी ने मेरे लिए खरीदा था। इसी तरह नाटक से जुड़ी एक दूसरी घटना है। इस दौरान मैंने अपने पिताजी से एक नाटक कंपनी द्वारा खेले जा रहे नाटकों में जाने की अनुमति ली थी। यह नाटक था हरिश्चंद्र। इसने मेरे दिल पर कब्जा कर लिया। मैं इसे देखते कभी नहीं थकता था, लेकिन मुझे इसे देखने की इजाज़त कितनी बार मिलती, यह मुझे झिझोड़ता रहा। और ना जाने मैंने कितनी बार स्वयं को हरिश्चंद्र पात्र के रूप में अभिनीत किया। दिन रात मैं स्वयं से एक ही प्रश्न पूछता रहा, क्यों सभी लोग हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी होने का अनुभव नहीं करते? सत्य को अनुपालन और उन पर सब कटु अनुभवों को गुजरना जिसे हरिश्चंद्र गुजरे थे, ऐसा आदर्श स्वरूप मुझे प्रोत्साहित करता था। मैंने हरिश्चंद्र की कहानी पर यथार्थ की तरह विश्वास किया। इसके विचार मात्र ही मुझे रुला देता था। मेरा साधारण ज्ञान मुझे बताता है कि हरिश्चंद्र इतिहास का हिस्सा नहीं थे, फिर भी दोनों चरित्र हरिश्चंद्र और सरवन मेरे लिए वास्तविक चरित्र है। और यदि मैं उन नाटकों को फिर से पढ़ूं तो निश्चित रूप से वे मुझे अतीत की तरह ही विचलित करेंगे। खंड 3 बाल विवाह। जितना भी मैं इस अध्याय को लिखना नहीं चाहूँ, मैं जानता हूँ मुझे इस तरह के कई और कड़वे मसौदे को निगलना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई अन्य चारा नहीं है। यदि मैं सत्य को पुजारी होने का दावा करता हूँ तो मुझे यह 13 वर्ष की उम्र में हुए विवाह का वर्णन का दुखद कर्तव्य निभाना है। जिस प्रकार मैं इसी उम्र में किशोरों को अपनी छत्र छाया में देखता हूँ और फिर अपने विवाह के बारे में सोचता हूँ, तब मुझे अपने ऊपर दया आती है और उन्हें मैं अपनी पीड़ा से बचने के लिए बधाई देता हूँ। मैं अपने विचलित कर देने वाले बाल विवाह के पक्ष में कोई आदर्श विचार नहीं देख पाता हूँ। पाठकों को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मेरी विवाह हुआ था और यह सगाई नहीं। काठियावाड़ में 2 स्पष्ट रीतियाँ, सगाई और विवाह। सगाई लड़के के माता पिता की तरफ से एक पूर्व वचन और एक लड़की उसके पास विवाहोपरांत आएगी, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। बालक की मृत्यु से कन्या विवाह नहीं मानी जाएगी। यह समझौता दोनों के माता पिता के बीच माना जाता है। बच्चों का इससे कोई मतलब नहीं, अक्सर उन्हें इसके बारे में बताया भी नहीं जाता। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी 3 बार सगाई हुई थी, यद्यपि यह मेरे ज्ञान में नहीं था। मुझे बताया गया कि 2 कन्याएं जिसके मेरे लिए चुना गया था उसकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए मुझे लगता है मेरी 3 बार सगाई हुई। मुझे इसकी हल्की सी छवि याद है। यद्यपि मेरी तीसरी सगाई होने के समय मेरी उम्र 7 वर्ष की थी, लेकिन मुझे इसके बारे में बताया गया था या नहीं वह मुझे याद नहीं। इस अध्याय में मैं अपने विवाह के बारे में बता रहा हूँ, जिसे मैं बहुत स्पष्ट रूप से याद कर सकता हूँ। यह याद रखना होगा कि हम 3 भाई थे। पहले का विवाह हो चुका था। घरों के बड़ों ने मेरे दूसरे भाई जो मेरे से 3 वर्ष बड़ा था, एक चचेरा भाई जो मुझसे 1 वर्ष बड़ा था और हम तीनों
का विवाह एक साथ कराने का निर्णय लिया गया। यह सब करते हुए उन्हें हमारे कल्याण की कोई चिंता नहीं थी। हमारी इच्छा जानने की जो लेश मात्र भी नहीं, यह प्रश्न केवल उनके अपनी सुविधा अनुसार और वित्तीय व्यवस्था के अनुरूप था। हिंदुओं में विवाह का कोई साधारण विषय नहीं है। दुल्हन और दूल्हे के माता पिता अक्सर इसमें अपने को बर्बाद कर देते हैं। वे अपनी दौलत, अपना समय व्यर्थ करते हैं। इसकी तैयारी में महीनों लग जाते हैं। वस्त्र और गहनों को बनाने और लोगों को दावत का इंतजाम करने में हर कोई इस व्यवस्था में संख्या और विभिन्न व्यंजनों की तैयारी में दूसरे पक्ष से ज़्यादा करने का उत्सुक रहता। स्त्रियाँ चाहे उसमें सुर हो या ना हो, गा गा कर अपना गला रूंध लेती है। यहाँ तक कि बीमार भी हो जाती है। यही नहीं, वे अपने पड़ोसियों का चैन भी हराम करती है। यह सब शोरगुल और हंगामा धूल मिट्टी और दावत के बात की गंदगी और शांतिपूर्वक झेलते रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि एक दिन समय आएगा तब वे भी इसी तरह का व्यवहार करते नजर आएंगे। हमारे बड़ों ने सोचा कि यह अच्छा रहेगा यदि इन सबको एक बार में एक साथ ही समय निपटा दिया जाए, कम खर्चा और ज़्यादा शानो शौकत के साथ, क्योंकि धन को खुलकर खर्च किया जा सकता है यदि उसे 3 बार की जगह एक बार में ही किया जाए। मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी दोनों वृद्ध थे और हम उसी पीढ़ी के अंतिम बच्चे थे जिसका विवाह होना अभी शेष था। इसी वजह से संभव है कि अपने जीवन के सबसे अच्छा और अंतिम समय उत्कृष्ट ढंग से मनाना चाहते थे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि 3 विवाह एक साथ करने का निर्णय लिया गया, और जैसा मैंने पहले भी कहा है, इन सब की तैयारी में महीनों लगे। इन सबको रही तैयारियों के द्वारा हमें आने वाली घटना के बारे में पता चला। मुझे नहीं लगता ये सब मेरे लिए अच्छे कपड़े पहनना, गाना बजाना, ढोल धमाके, शादी बारात, भव्य भोज, एक अनजान लड़की खेलने के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। शारीरिक इच्छाएं बाद में जागृत हुई। मैं अपने इस शर्म को पर्दे में रखना चाहता हूँ, सिवाय उन कुछ विवरणों के अलावा जिन्हें मैं बताना चाहता हूँ और बताने योग्य समझता हूँ। उन पर मैं बहुत बाद में आऊँगा, लेकिन उनका और मेरे केंद्रीय विचार या लक्ष्य से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, जिन्हें मैं अपने इस कहानी के लिखने के सबसे आगे रखा हूँ। इस प्रकार मुझे और मेरे भाई को राजकोट से पोरबंदर लाया गया। अंतिम ड्रामे से पूर्व वहाँ कुछ रोचक घटनाएं घटी। उदाहरण के तौर पर हल्दी लेप में हमारे शरीर को हल्दी से मलना, लेकिन यहाँ मुझे उन सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पिता एक दीवान थे, फिर भी वे एक सेवक थे, और इससे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ठाकुर साहब उन्हें बहुत मानते थे। वो अंतिम समय तक उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे। तब वे इसके लिए राजी हुए। तब उन्होंने मेरे पिताजी को के लिए विशेष सवारी का इंतजाम किया, जिसकी वजह से उनकी यात्रा 2 दिन पहले समाप्त हो गई। लेकिन भाग्य तो कुछ और ही मंजूर था। पोरबंदर राजकोट से 120 मील की दूरी पर है। गाड़ी द्वारा 5 दिन की यात्रा। मेरे पिताजी ने वह दूरी 3 दिन में तय की, लेकिन कोचवान ने तीसरे चरण में गाड़ी उलट दी और उन्हें कई जगह चोट लग गई। ये पट्टियों से लिपटे हुए घर पहुंचे। आने वाले समारोह में उनका और उत्साह और रुचि काफ़ी कुछ खत्म हो गई थी, लेकिन रीति रिवाज और रस्मों को पूरा करना था, क्योंकि विवाह की तिथि कैसे बदली जा सकती थी। अपने पिताजी को चोट भूलकर मेरे बालपन का विवाह के उत्सव में शामिल हो गया। मैं अपने माता पिता के प्रति समर्पित था, लेकिन मैं अपने आड़ मास के जुनून के प्रति भी उतना ही समर्पित था जिनका शरीर गुलाम था। मुझे अभी यह सीखना बाकी था कि अपने माता पिता पर पूर्ण समर्पण के लिए मुझे अपनी खुशी और सुख को कम करना चाहिए, और जैसे कि मुझे मेरे सुख की इच्छा के लिए सबक और सजा देने के लिए घटना घटी, जो तभी से मेरे मन को उच्छलित करती रही, जिसके बाद में मैं बाद में बताऊंगा। निशुल्कानंद का एक गाना है, वस्तुओं का त्याग बिना इच्छा के त्याग के क्षणिक होता है, चाहे आप जितना भी प्रयास क्यों ना करें। जब भी मैं इस गाने को गाता या किसी को गाते सुनता हूँ, तो यह कड़वी घटना मेरे स्मृति में वापस आ जाती है और मैं शर्म से मर जाता हूँ। अपनी चोट के बावजूद मेरे पिताजी ने बहुत साहस से काम लिया और विवाह समारोह में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तब आज भी मेरे दिमाग के सामने वह स्थान जहाँ बैठकर उन्होंने विवाह के रीति रिवाज की विभिन्न तैयारियों पर नज़र रखी, यह सजीव हो उठता है। उस समय मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन बाल अवस्था में मेरा विवाह कर देने के लिए मैं उनकी कितनी आलोचना करूँगा। उस दिन मुझे सब कुछ समान, सही और अच्छा लगा था। मैं भी विवाह करने के लिए बहुत उत्सुक था, और उस दिन के सभी क्रियाकलापों में मुझे कुछ भी अनुचित नहीं लगा था। उन दिनों की सभी चीज़ें मेरी स्मृति में जीवंत है, यहाँ तक कि आज भी स्वयं को सजीव के रूप में देख सकता हूँ। कैसे हम विवाह मंच पर बैठे थे, कैसे हम सप्तपदी का पालन किया, और कैसे हमने नव विवाहित पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के मुंह में फंसा रखा था, और कैसे हमने एक साथ रहना शुरू किया। और ओह, वो पहली रात जो दो मासूम बच्चों ने स्वयं के जीवन के समुद्र में धकेल दिया था।
मेरे भाई की पत्नी ने मुझे पहली रात्रि को मेरे व्यवहार पर प्रशिक्षण दिया था। मुझे पता नहीं किसने मेरे पत्नी को प्रशिक्षित किया था। मैंने इसके बारे में उससे कभी कुछ नहीं पूछा और न ही ऐसा करने का अब भी विचार है। पाठक निश्चित रूप से जानते हों कि हम एक दूसरे को सम्मान करते हुए समय बहुत नर्वस थे। निश्चित रूप से हम दोनों बहुत शर्म से भरे हुए थे। मैं उससे कैसे बात करूंगा और उससे क्या कहूंगा। प्रशिक्षण ना कामयाब रहा, लेकिन मैंने मामलों में प्रशिक्षण के वास्तव में कोई ज़रूरत नहीं होती। पूर्व जन्म की छाप इतनी शक्तिशाली होती है कि किसी प्रकार का प्रशिक्षण उथला ही लगता है। हम धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे और एक दूसरे के साथ खुलकर बातें करने लगे थे। हम एक ही उम्र के थे, लेकिन मुझे एक पति का अधिकार जमाने में ज़्यादा समय नहीं लगा। खंड 4, पति की भूमिका। मेरी शादी के दौरान छोटे पर्चे जिसका नाम दाम एक जैसा था या कोई पाई होता था सबको दिए जाते थे, जिसमें वैवाहिक प्रेम, बचत, बाल विवाह और अन्य विषयों के बारे में लिखा रहता था। जब कभी भी मुझे यह दिखते मैं उसके हर पन्ने को देखता। यह मेरी आदत में शुमार था कि जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं होती वो मुझे याद नहीं रहती थी, और अपनी पसंद वाली चीज़ को मैं याद भी रखता था और उसे वास्तव में करता भी था। यदि पत्नी के प्रति जीवन पर्यंत निष्ठावान रहता, इन पर्चों में लिखा रहता जो कि पति के कर्तव्यों में शामिल था, यह सब मेरे दिल में अस्थायी रूप से छप गए थे। यही नहीं, मेरे अंदर सत्य के प्रति जुनून बसा हुआ था और उसके प्रति किसी भी प्रकार का नकलीपन का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। उस कम उम्र में तो मेरी इसकी कोई बेईमानी असंभव थी, लेकिन निष्ठावान पाठ का एक प्रतिकूल प्रभाव भी था। यदि मैं अपने जीवन के प्रति अपनी पत्नी को निष्ठावान रहने का वचन लिया है, तब उसे मैं मेरे प्रति निष्ठावान रहने का वचन देना होगा। मैंने मन ही मन स्वयं को कहा। इस विचार ने मुझे एक ईर्ष्यालु पति बना दिया। उसके कर्तव्यों को आसानी से मैंने अपने अधिकारों के बदल कर उससे निष्ठा प्राप्त कर ली। मेरे पास उस पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन ईर्ष्या किसी कारण का इंतजार नहीं करती। मैं हमेशा उसके आने जाने पर नज़र रखता। इस प्रकार वह मेरी आज्ञा के बिना कहीं भी इधर उधर नहीं जा सकती थी। इसने हम दोनों के बीच कड़वी लड़ाइयों का बीज बोया। इस प्रकार की रोक टोक एक प्रकार की कैद थी, और कस्तूरबा बाई ऐसी लड़कियों में नहीं थी जिसे आसानी से दबाया जा सके। उसने जहाँ उसका मन हुआ बेरोक टोक जाना जारी रखा। इतनी ज़्यादा पाबंदियों में उस पर लगाता, उतनी ही ज़्यादा वो आज़ादी से घूमती, और इससे मैं उससे ज़्यादा ही उलझता रहता। इस प्रकार एक दूसरे से बातचीत ना करना हम जो एक विवाहित बच्चे थे, दिन प्रतिदिन का नियम बन गया। मेरे विचार है कि वो मेरे रोक टोक के बेफिक्र होकर घूमना या कस्तूरबा बाई को मासूमियत थी। कैसे एक निश्चल लड़की मंदिर या दोस्तों के पास जाने में किसी प्रकार का रोक टोक का स्वीकार करती। यदि उसे रोकने या नियंत्रित करने का अधिकार मुझे था, तो उसके पास यही अधिकार क्यों नहीं? आज मेरे सामने यह स्पष्ट है, लेकिन उस समय मुझे एक पति के रूप में अच्छी तरह अधिकार जमाया था। फिर भी पाठकगण यह सोचे कि हमारे जीवन एक निरंतर करवाहट से भरा था। मेरे उस अंकुश का आधार मेरे उसके प्रति प्रेम था। मैं अपने पत्नी को एक आदर्श पत्नी के बनाना चाहता था। मेरा ध्येय था कि वह एक शुद्ध जीवन जिए, वह सब सीखे जो मैं सीख रहा था, और अपने जीवन और विचार को मेरे साथ मिलकर चले। मुझे पता नहीं कस्तूरबा बाई किसी ऐसे प्रकार का आकांक्षा रखती थी। वह अशिक्षित थी, स्वभाव में वह सरल, आज़ाद, दृढ़ व्यक्तित्व की ओर कम से कम मेरे साथ अपरिभाषित थी। वह अपने अज्ञान के लिए बेचैन नहीं थी, और जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, वह कभी एक ही तरह के रोमांच के लिए कभी आतुर नहीं रही थी। इसलिए मुझे लगता है मेरे पूरा लक्ष्य एक तरफा था। मेरा जुनून केवल एक स्त्री पर केंद्रित था, और मैं चाहता था वह भी इसे दोहराए। लेकिन यदि वहाँ का सम्मान जवाब नहीं भी था, तब यह निरंतर होने वाला कष्ट नहीं हो सकते थे, क्योंकि यह कम से कम एक तरफ से सक्रिय प्रेम था। मुझे यह कहना ही पड़ेगा कि मैं उसे बहुत अधिक चाहता था। यहाँ तक कि स्कूल में मैं भी उसके बारे में सोचता रहता, और रात का होना और फिर हमारा मिलना, यही सोच मेरे विचारों में छाई रहती। उससे अलग होने का विचार ही मुझे सहन नहीं था। मैं अपने इधर उधर की बातों में उलझाए उसे देर तक जगाए रहता। यदि मेरे अंदर उसके प्रति इतनी प्रज्ञात प्रेम के साथ अपने कर्तव्यों के प्रति गहरी आस्था नहीं होती, तब या तो मैं किसी बीमारी का शिकार बन गया होता या अकाल मृत्यु को प्राप्त करता, तो अपने अस्तित्व के बारे में बोझ तले दब जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कस्तूरबा बाई अशिक्षित थी। मैं उसे पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक था।
पढ़ाने के लिए, लेकिन मेरी उसके प्रति कामुक प्रेम उसके लिए कोई समय नहीं छोड़ता था। एक कारण यह भी था कि उसकी इच्छा के विरुद्ध मैं उसको पढ़ाता था, वह भी काफ़ी देर रात्रि के समय। मैं अपने से बड़ों के सामने उसे मिलने की हिम्मत नहीं कर पा सकता था, बोलना तो दूर की बात है। काठियावाड़ में एक व्यर्थ और क्रूर प्रथा पर्दे में रहने तथा तब भी थी, और कुछ सीमा समय आज भी है। इस प्रकार उस समय की परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी, इसलिए मुझे यह स्वीकार करना होगा कि युवावस्था में कस्तूरबा गांधी को शिक्षित करने में हमारे सभी प्रयास असफल रहे। जब भी मैं अपने कामुकता की निंदा से जागा, तब तक मैं सामाजिक जीवन में कूद चुका था, जिससे मेरे पास खाली समय नहीं रहता था। मैं उसे निजी शिक्षकों के द्वारा भी शिक्षित करने में असफल रहा, जिस कारण कस्तूरबा बाई बहुत मुश्किल से सरल शब्दों को लिख पाती है और वह केवल साधारण गुजराती समझती है। मुझे पक्का विश्वास है कि मेरे उसके प्रति प्रेम पूर्ण रूप से कामुकतापूर्ण था। उसे एक शिक्षित स्त्री हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैं उसे उसकी शिक्षा के प्रति अरुचि को समाप्त कर उसको उस पर विजय प्राप्त करवा सकता था। मैं जानता हूँ कि विशुद्ध प्रेम में कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने एक परिस्थिति को वर्णन किया है जिससे मुझे कामुक प्रेम के खतरे से कमोबेश बचाया था। यह एक अन्य घटना भी ध्यान देने योग्य है। कई कई उदाहरणों में मुझे यह विश्वास दिला दिया है कि अंत में ईश्वर उसे बचा लेता है, जिसका प्रयोजन विशुद्ध होता है। बाल विवाह जैसी क्रूर प्रथा के साथ ही हिंदू समाज में एक रीति भी है जो कुछ हद तक सबसे पहले कुरीतियों को समाप्त करती है। अभिभावक युवा युगल को काफ़ी समय तक साथ रहने की इजाज़त नहीं देते। बालिका वधू अपने आधे से ज़्यादा समय अपने माता पिता के साथ व्यतीत करती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था। कहने का तात्पर्य है कि हमारे विवाह के पहले 5 वर्ष का विवाहित जीवन में हम 3 वर्ष से ज़्यादा समय तक साथ नहीं रहे। हमने शायद ही 6 महीने से ज़्यादा समय तक साथ निभाया हो। कभी भी उसके माता पिता यहाँ से उनके बुलावा आ जाता था। इस तरह के बुलावे एकदम ही स्वागत योग्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने हम दोनों को बचा लिया। 18 वर्ष की उम्र में मैं इंग्लैंड चला गया। इसका अर्थ था कि लंबा और स्वस्थ अलगाव। यहाँ तक कि इंग्लैंड से वापस आने के बाद भी हम शायद ही 6 महीने से ज़्यादा समय साथ रहे हों, क्योंकि मैं राजकोट और बम्बई के बीच आता जाता रहता था। फिर दक्षिण अफ्रीका से मेरे बुलावा आया, जिसने मेरी कामुक भूख को काफ़ी कुछ हद तक मुक्त कर दिया था। खंड 5 हाई स्कूल में। जब गांधी जी हाई स्कूल में गए थे तब की कहानी है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था तब मेरी विवाह हो चुका था। हम 3 भाई भी एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे। सबसे बड़ा भाई काफ़ी ऊंचा कक्षा में था, और वह भाई जिसका विवाह मेरे साथ ही हुआ था वह मेरे ही कक्षा से आगे था। विवाह के कारण हम दोनों का 1 वर्ष बेकार गया। मेरे भाई के लिए तो यह और भी खराब रहा, क्योंकि उसके बाद उसने पढ़ाई पूरी तरह छोड़ दी थी। इस पर ही उसका अंदाज़ा हुआ कि मेरे भाई जैसे कितने युवक इसी प्रकार की परिस्थितियों से गुजरते होंगे। ये केवल हमारे हिंदू समाज ही है जहाँ अभी भी विवाह और पढ़ाई साथ साथ चलते हैं। मेरी पढ़ाई जारी रही। मैं स्कूल में एक बेवकूफ़ की तरह नहीं जाना चाहता था। मैंने हमेशा अपने अध्यापकों से स्नेह आनंद लिया। हर वर्ष अभिभावकों को हमेशा उनके प्रति और चरित्र के बारे में प्रमाण पत्र भेजा जाता था। मुझे कभी भी खराब प्रमाण पत्र नहीं मिला। वास्तव में द्वितीय श्रेणी में पास होने पर मुझे इसका इनाम भी मिले। 5वीं और 6ठी कक्षा में मुझे कमवार 4 और 10 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में भी मिले। इसके लिए मुझे अपनी काबिलियत से ज़्यादा श्रेय अपनी किस्मत को देना होगा, क्योंकि स्कॉलरशिप सब छात्रों के लिए नहीं खुली थी। केवल वह काठियावाड़ के सौराष्ट्र से आने वाले सर्वोत्तम छात्रों के लिए आरक्षित था, और उन दिनों सौराष्ट्र से आने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा नहीं होती थी। जहाँ तक मेरी याददाश्त बताती है कि मैं स्वयं अपनी योग्यता के प्रति उच्च विचार नहीं रखता था। जब कभी भी मुझे पुरस्कार या स्कॉलरशिप मिलती तो मुझे काफ़ी आश्चर्य होता था, लेकिन मैं अपने चरित्र के प्रति बहुत सतर्क रहता। मेरे बारे में थोड़ा सा ही कभी खराब बोले जाने पर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। योग्यता प्राप्त करने पर मुझे यदि मेरी योग्यता शिक्षक को एक फटकार की तरह प्रतीत होती तो मुझे बहुत असहनीय प्रतीत होता। मुझे याद है एक बार मुझे शारीरिक दंड मिला। मुझे इस दंड का इतना अफसोस नहीं हुआ जितना इसका विपरीत। वास्तव में मैंने इस मिष्ठान की तरह माना। मैं बहुत रोया। यह घटना तब की है जब मैं 2री या 3री कक्षा में था। इसी तरह एक दूसरी घटना घटी जब मैं 7वीं कक्षा में था। उस समय दोरबी एडोलॉजी जिम्बी हेड मास्टर थे। वे लड़कों के बीच बहुत लोकप्रिय थे, क्योंकि वे बहुत शासन प्रिय एक तरीके से चलने वाले अच्छे शिक्षक थे। उच्च कक्षा के छात्रों के लिए उन्होंने जिम्नास्टिक और क्रिकेट को अनिवार्य बनाया हुआ था। मैं दोनों खेलों में पसंद नहीं करता था। अनिवार्य करने से पहले मैंने कभी किसी अभ्यास क्रिकेट या फुटबॉल में भाग नहीं लिया था। एक
अकेलेपन की वजह मेरा शर्माने वाला स्वभाव था, जिसे मैं अब भी समझता हूँ कि गलत था। उस समय मुझे गलतफहमी थी कि जिम्नास्टिक का शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं है। आज मैं जानता हूँ कि शारीरिक प्रशिक्षण को भी शिक्षा में वही जगह मिलनी चाहिए जो मानसिक प्रशिक्षण को मिली है। मैं यह बताना चाहूँगा कि मुझे व्यायाम करने में कोई परहेज नहीं था। इसके वजह यह भी थी कि मैंने पुस्तकों से दूर दूर तक खुली हवा में टहलने के फायदे के बारे में पढ़ा था। मुझे यह सलाह अच्छी लगी। मैंने टहलने की आदत को अपना लिया था, जो आज भी कायम है। इस तरह दूर तक चलने की आदत की वजह मेरी शरीर काफ़ी मजबूत और अच्छी है। मेरी जिम्नास्टिक को पसंद न करने की वजह अपने पिता की सेवा करने की इच्छा भी थी। जैसे ही मेरा स्कूल बंद होता, मैं तुरंत अपने पिताजी की सेवा में जुट जाने के लिए घर की ओर निकल जाता। मेरे जी सेवा करने से रास्ते में अनिवार्य शारीरिक अभ्यास आड़े में आता। मेरे मिस्टर जिमी को जिम्नास्टिक के लिए अवकाश देने की प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। एक दिन शनिवार के दिन जब मेरा स्कूल प्रातःकाल का था, मुझे दिन में 4 बजे जिम्नास्टिक के लिए घर से स्कूल के लिए निकलना होता था। मेरे पास घड़ी नहीं थी और बाल्यों ने मुझे धोखा दे दिया। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही सब छात्र आ चुके थे। अगले दिन मास्टर जिमी ने सब हाजिरी के लिए रजिस्टर को देखा। तब मेरे नाम के आगे अनुपस्थित लगी हुई थी। तब उन्होंने मेरा अनुपस्थिति होने का कारण पूछा। तब मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया और दंड रूप 1 या 2 आना जुर्माना लगाया। मुझे झूठ बोलने का दंड दिया गया। इससे मुझे बहुत दुखी हुआ। कैसे मैं स्वयं को निर्दोष साबित करूं? कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। मैं गहरी पीड़ा में रोया। मैंने यह देखा कि एक सच्चे मनुष्य को बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यह स्कूल में मेरी पहली और आखिरी लापरवाही की घटना थी। मुझे हल्का सा याद है कि आखिर में मैं उस दंड राशि को माफ़ करवाने में सफल रहा था। अभ्यास ने मुझे मुक्ति मिल गई थी, क्योंकि मेरे पिताजी स्वयं हेडमास्टर को चिट्ठी लिखी कि मैं स्कूल के बाद सीधे घर में रहूं। यद्यपि मैं शारीरिक अभ्यास ध्यान न देने पर भी उतना बुरा नहीं था, लेकिन एक दूसरी गलती की खामियाजा आज तक भुगत रहा हूँ। मुझे पता नहीं कब मेरे मन में यह विचार उपजा कि अच्छी हस्तलिपि शिक्षा का अभिन्न हिस्सा नहीं है, लेकिन मेरे मन में यह अभाव इंग्लैंड जाने तक बना रहा। विशेषकर जब तक मैं दक्षिण अफ्रीका नहीं गया। वहाँ मैंने वकीलों और युवा पुरुषों को देखा जिनका जन्म और शिक्षा अफ्रीका में हुई, लेकिन लिखावट बहुत सुंदर थी। मुझे स्वयं पर बहुत शर्म आई और मैं अपनी गलती पर बहुत पछताया। बाद में मैंने अपने लिपि सुधारने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैं अपनी युवावस्था को भूल को कभी भी सुधार नहीं सकता। सभी युवा पुरुषों और स्त्रियों को मेरा उदाहरण में सबक लेना चाहिए और समझना चाहिए कि अच्छी लिखावट शिक्षा का एक जरूरी अंग है। और मैं सोचता हूँ कि बच्चों को सबसे पहले लिखना सीखने के बजाय चित्र बनाने की कला सीखनी चाहिए। बच्चों को स्वयं अक्षरों को देखकर लिखना सीखने देना चाहिए, जैसे कि वह अन्य अलग अलग वस्तुओं को देखकर सीखता है, जैसे फूल, पक्षी आदि और सब। जब वह अपने चित्र बनाकर सीख जाए, उसके बाद ही उन्हें लिखना सीखना चाहिए। तभी वह हाथ से सुंदर ढंग से बनाए अक्षरों को लिखेगा। मेरे स्कूल के दिनों को दो और यादें बताने योग्य हैं। विवाह के कारण मेरा 1 वर्ष बर्बाद हो गया था। अध्यापक चाहते थे कि इसकी भरपाई मैं एक कक्षा को छोड़कर करूं, एक ऐसा विशेषाधिकार जो आमतौर पर एक मेहनती लड़के को दिया जाता है। इसलिए तीसरी कक्षा में मैं केवल 6 महीने ही रहा। फिर परीक्षा के बाद मेरा प्रमोशन चौथी कक्षा में हो गया। इसके पश्चात गर्मियों का अवकाश शुरू हो गया। चौथी कक्षा से ज़्यादातर विषयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो गया, जिससे मेरी परेशानियाँ और बढ़ गई। मैंने स्वयं को गहरे समुद्र में पाया। ज्यामिति का एक नया विषय था, जिसमें मैं परंपरागत रूप से एक बिल्कुल अनजान था, और शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम ने उसे मेरे लिए मुश्किल बना दिया। शिक्षक विषयों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते थे, लेकिन मैं अक्सर उन्हें समझ नहीं पाता था। कई बार मेरा दिल टूट जाता और मैं वापस तीसरी कक्षा में जाने का सोचने लगता। मुझे एहसास होता कि 2 वर्ष के पाठ्यक्रम को 1 वर्ष में पूरा करना काफ़ी महत्वाकांक्षी था, लेकिन ऐसा करने से न केवल मेरा साख खराब होती, बल्कि शिक्षक को भी बदनामी होती, जिससे मेरा स्वभाव की वजह से मेरी प्रोन्नति की सिफारिश की थी। इसलिए इस दोहरी बदनामी के डर से मुझे अपने स्थान पर बनाए रखा। फिर जब कुछ कोशिश करने के बाद मैं इक्विलिड के 13वें प्रस्ताव पर पहुंचा, तब अचानक मेरे समझ में आया कि विषय कितना सरल था। एक विषय जिसको हल करने के लिए एक विशुद्ध और सरल वैचारिक शक्ति का उपयोग होना था, यह कठिन नहीं हो सकता था। उसके बाद से ज्यामिति मेरे लिए हमेशा सरल और रुचिकर रहा। संस्कृत और ज़्यादा कठिन सबक रहा। ज्यामिति की याद करने योग्य कुछ भी नहीं था। उसके विपरीत संस्कृत में सब कुछ कंठस्थ करना था। यह विषय भी चौथी कक्षा से शुरू हुआ था। जैसे ही मैंने छठी कक्षा में पहुंचा, वैसे ही मैं बहुत दुखी हो गया। शिक्षक बहुत कठोर अनुशासन वाले थे।
और मुझे यह भी पता चला कि लड़के को संस्कृत सिखाने के लिए अति उत्सुक थे। संस्कृत और फारसी के शिक्षक के बीच में एक प्रकार के प्रतिद्वंद्विता रहती थी कि फारसी के शिक्षक उदार प्रकृति के थे। लड़के अक्सर आपस में बात करते थे कि फारसी पढ़ने में बहुत आसान विषय है। अब फारसी शिक्षक बहुत अच्छे और लड़कों का बहुत ध्यान रखते। उनके इस आसान विषय ने मुझे प्रेरित किया और एक दिन मैं फारसी कक्षा में बैठने गया। संस्कृत अध्यापक बहुत दुखी हुए। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, तुम कैसे भूल सकते हो कि तुम एक वैष्णव पिता की संतान हो? क्या तुम अपने धर्म की भाषा को नहीं सीखोगे? यदि तुम्हें कोई समस्या है तो मेरे पास क्यों नहीं आते? मैं तुम्हें सब छात्रों को अपनी भरपूर क्षमता के साथ संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। जैसे जैसे तुम इसे आगे बढ़ोगे वैसे मैं से तुम्हें इसे गहन रुचि की कोई चीज़ मिलेगी। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और फिर से संस्कृत कक्षा में बैठे। उनके इस दया भर शब्दों ने मुझे शर्मसार कर दिया। मैं अपने अध्यापक को प्रेम से नकार नहीं सकता था। आज मैं कृष्ण शंकर पांड्या के प्रति कुछ नहीं बल्कि केवल कृतज्ञता का भाव ही रख सकता हूँ, क्योंकि यदि मैंने उस समय संस्कृत नहीं सीखी होती तो मैं किसी भी पवित्र धार्मिक पुस्तक को दिलचस्पी से नहीं रख सकता था। वास्तव में मुझे इसका गहरा अफसोस है कि मैं इस भाषा में दस्ता नहीं प्राप्त कर सका, क्योंकि मैंने यह अनुभव किया कि हर हिंदू लड़के और लड़की को संस्कृत भाषा में अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है कि सभी भारतीय उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम में मातृभाषा के अलावा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं के लिए स्थान होना चाहिए। इस लंबी सूची में किसी को डराने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारी शिक्षा प्रणाली अनियमित होती तब लड़कों को अपने विषयों को पढ़ने के लिए किसी विदेशी भाषा की आवश्यकता नहीं होती। मुझे यकीन है कि इन सब भाषाओं में सीखना भारी और कष्टदायक कार्य नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण सुखदायी कार्य है। इस एक भाषा का वैज्ञानिक ज्ञान अन्य भाषाओं के ज्ञान को सरल और सुगम बनाता है। यदि देखा जाए तो हिंदी, गुजराती और संस्कृत को एक ही भाषा की तरह माना जा सकता है। यद्यपि फारसी आर्यों की भाषा मानी जाती है और अरबी यहूदियों की, फारसी और अरबी भाषा आपस में गहरा संबंध है, क्योंकि दोनों ही अपने विकास में असरे इस्लाम के उदय को देते हैं। उर्दू को मैं किसी विशिष्ट भाषा में नहीं गिनता, क्योंकि इसके हिंदी का व्याकरण को अपनाया है और इसकी शब्दावली मुख्यतः फारसी और उर्दू है। जब कोई व्यक्ति उर्दू सीखता है तब उसे फारसी और अरबी सीखनी पड़ेगी, और जो अच्छी गुजराती, हिंदी, बंगाली या मराठी सीखेगा उसे संस्कृत सीखनी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।